हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2013 का पेपर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहला, वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्गीकृत करना। देखिए, दिए गए विकल्पों में वर्गीकृत करना संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, अनुभवों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकृत करना आदि संज्ञानात्मक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, सो आप यहाँ पर डी ऑप्शन राइट करेंगे। देखिए, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डॉट डॉट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। यहाँ आपके चार ऑप्शन है। देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी दोस्तों। देखिए, राजेश एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है क्योंकि ऐसे छात्र सामान्यतः स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर पुस्तक भी पढ़ते हैं पुस्तकें भी पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं। अतः ऐसे छात्रों को पढ़ने तथा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं ही कर लेते हैं। ठीक है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यतीत हो जाते हैं। वे ऐसा डॉट डॉट की उनकी अभिप्रेरणा के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, वे अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। ठीक है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता तो वे व्यतीत हो जाते। वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट डॉट के योग्य बनाती है। तो नंबर 1, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में। बी ऑप्शन, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। सी ऑप्शन, विविध शिक्षार्थियों के बारे में स्पष्टता। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या कह रहा है, देखिए पहले प्रश्न देखते हैं, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट डॉट के रूप में योग्य बनाती है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता लाने। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता योग्य बनाती है। अतः मानव बुद्धि व विकास के आधार पर ही एक शिक्षक किसी छात्र के बौद्धिक स्तर का करता है, आकलन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, देखिए कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला ये ऑप्शन, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी ऑप्शन, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित रहते हैं। सी ऑप्शन, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। डी ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो कौन सा सत्य हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक है। सार्थक है, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास होता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते। बी ऑप्शन, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी ऑप्शन, आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिलक्षित नहीं होते। डी ऑप्शन, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, आपका प्रश्न था कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है कि समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। एक बार इसकी व्याख्या देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका रहती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के विकास में बच्चे का आनुवंशिक गुण तथा उसके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करती है, लेकिन समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस वजह से आपका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप नोट करना चाहते हैं नोट कर ले।
देखिए सामाजिकरण है, सामाजिकरण क्या है? ए ऑप्शन सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी ऑप्शन समाज के आधुनिकरण की प्रक्रिया, डी ऑप्शन समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या है? समाजीकरण है, तो समाजीकरण आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। देखिए व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है, अर्थात समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। ठीक है। पीटी ठीक है, एक पीटी खेल। शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर, तो देखिए पहले ऑप्शन देखेंगे, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। बी ऑप्शन शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना। डी ऑप्शन क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है। तो देखिए एक पीटी खेल, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराए तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई है तो वह परीक्षण में पता चल जाए और उसे सुधारा जा सके। ऐसा करने से उसे अपने लक्ष्य पाने में सहजता होगी। ठीक है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वायुस्थिति के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों का करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तर्क संगत में, आत्मसात में, निर्माण में, सक्रियकरण में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आत्मसात। देखिए वायुस्थिति के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यह प्रक्रिया आत्मसाधन अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्व अनुभव से उससे संबंध करता है या प्रमाणित करता है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया जाता तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने डॉट कर लिया, क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया, समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया, समुचितता कर लिया। तो क्या कर लिया उसने? स्कीमा से तात्पर्य ऐसे मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। ठीक है, उसको हम स्कीमा कहेंगे। ये स्कीमा दो प्रकार की होती है, साधारण और जटिल। अतः सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल चावल खाने को अनुकूलित कर लिया। अतः यह एक स्कीमा का एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, स्कीमा कितने प्रकार के? दो। ठीक है, साधारण और जटिल। अब देखिए प्रश्न अगला, अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। देखिए संदर्भगत, ठीक है, अवयवभूत, ठीक है, सी ऑप्शन सामाजिक और डी ऑप्शन अनुभाविक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सामाजिक। देखिए स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है। यह बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत के 3 उप सिद्धांत हैं। देखिए पहला है संदर्भात्मक उप सिद्धांत, दूसरा है अनुभवजन्य उप सिद्धांत, तीसरा उप घटक उप सिद्धांत। ठीक है, ये सब देखिए हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि से डॉट पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि पर विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योगदान। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योगदान पर। ठीक है, देखिए हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए था, फा, चा ध्वनियाँ हैं, स्वर्णिम है, रूपिम है, लेखिम है, शब्दिम है। तो कैसी ध्वनियाँ हैं?
ये ध्वनियाँ कैसी हैं? स्वर्णीम हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वर्णीम हैं। देखिए हिंदी स्वर्णीम में 2 स्तर होते हैं। हिंदी स्वर्णीम में 2 स्तर होते हैं, एक कथ्य होते हैं कंटेंट तथा एक अभिव्यक्ति होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, कच्छ पक्ष भाषा का लक्ष्य होता है तथा अभिव्यक्ति पक्ष कथ्य को कहने का साधन मात्र। अभिव्यक्ति में 2 मूलभूत इकाई होती है, स्वर्णीम तथा रूपम। इन दो में स्वर्णीम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई है। अतः ता, था, फा और चा स्वर्णीम ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? था, फा, चा। थप्पड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लो। चलो, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को देखें, डी ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहले कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए ए ऑप्शन, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। लड़कियों को एक साथ अपपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। सी ऑप्शन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। डी ऑप्शन, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को भी क्या निरुत्साहित करना चाहिए। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। ठीक है, ये अब देखिए कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के व लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यालय को यह समझने के लिए वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करना चाहिए क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। देखिए शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? अब हम इसके ऑप्शन ही पूरे पढ़ेंगे। देखिए पहला है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करा सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? बोर्ड की परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस प्रकार। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों के सीखने की प्रगति कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है क्योंकि छात्र कठिनाइयों का समय रहते निदान उपचार हो सकेगा तथा यथा समय ही कठिनाई को निवारण होने से छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित तथा रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है दोस्तों। ठीक है, अब विद्यालय आधारित आकलन देखते हैं हम। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए परिलक्षित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। देखिए विद्यालय आधारित जो आकलन है परिलक्षित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है? मदद करता है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो कौन करते हैं? सी ऑप्शन, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, देखिए सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगत वाले बच्चे निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? देखिए पहला है पोलियोग्रस्त बच्चे। अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी ऑप्शन, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी ऑप्शन, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए डी ऑप्शन, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वेशभूषा का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो ये एक शिक्षिका के कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के बारे में क्या कहना है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं ये सब। तो एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, शिक्षिका उनके लिए कह सकती है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये सब कह सकती है। डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता को उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन,
सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। देखिए, अधिगम अक्षमता का अर्थ ऐसे बालकों से हैं जो प्राय अत्यधिक चिंतित तथा मूढ़ स्वभाव के होते हैं। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपयुक्त सभी कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक समावेशी विद्यालय यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है एक समावेशी विद्यालय। ठीक है, एक समावेशी विद्यालय किसी शिक्षार्थी की क्षमता को नहीं देखता, बल्कि विद्यालय में कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम परिणामों को सुधारने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों। अब देखें, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की सामान्यतः आवश्यकता होती है जो कि एक विद्यालय से नहीं दिए जाते, जैसे कि उस शिक्षार्थियों को विषय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में रुचि, जैसे कि संगीत, खेल, हस्तकला आदि। तो ऐसे शिक्षार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, डॉट के कारण प्रतिभाशालिता होती है तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी और सी। ठीक है, आनुवंशिक रचना, ठीक है, वातावरणीय अभिप्रेरण, मनोसामाजिक नहीं होगा। ठीक है, आपका बी और सी राइट हो जाएगा। देखिए, किसी भी शिक्षार्थियों का प्रतिभाशाली होना सामान्यतः उसकी आनुवंशिक रचना तथा वातावरणीय रचना पर निर्भर रहता है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगमन योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना, इसकी छूट। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगमन योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त है कि शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कि वह क्या सिखाना चाहता है और किसमें उसकी रुचि है, ताकि वह बिना किसी परेशानी से सीख सके और कर सके। अतः शिक्षार्थियों को ये छूट देना है कि क्या सीखना, कैसे सीखना अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डॉट कहलाती है, तो ये कहलाएगी डिस्प्रेक्सिया। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। एक विकार है जिसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे अपनी और तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते। जबकि डिस्फेजिया, ये मैंने डिस्प्रेक्सिया बोला और ये है डिस्फेजिया, भाषा विकार। ठीक है, और डिस्फेजिया क्या है? भाषा विकार से संबंधित है। डिसकैलकुलिया, ये गणना विकार, और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने कॉपी में लिख लें, तब आपको याद होगा। अधिगम निर्योग्यता क्या है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? सी ऑप्शन, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता कैसी अवस्था है? एक चर अवस्था है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। अधिगम निर्योग्यता से तात्पर्य उन विकारों के समूह से है जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने, गणित के प्रश्न हल करने आदि में क्या होती है? कठिनाई होती है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है और इसका इलाज तो नहीं हो सकता, किंतु उपचारात्मक अध्यापन विधि के उपयोग से बहुत लाभ होता है और कक्षा में ये अन्य बच्चों की तरह हो सकते हैं। डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, परिणामों की आशा करना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं है। ठीक है, देखिए, डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, परिणामों की आशा करना। परिणामों की आशा, दिए गए विकल्पों में से परिणामों की आशा करना समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण नहीं, तो चरण नहीं हमें पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं लगा होगा तब इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को डी ऑप्शन, एक शिक्षक को डी ऑप्शन हो जाएगा। जब शिक्षार्थी विचारों की संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को, तो यही बात हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए, यदि कोई शिक्षार्थी अपने विचारों के संप्रेषित करने अर्थात उन्हें व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे शिक्षार्थियों को विचारों को व्यक्त करते समय बीच में संशोधन के लिए नहीं टोकना बोलना चाहिए। ठीक है, उसे जो बोल रहा है वो बोलता रहा है। ठीक है, अब देखिए, सीमा परीक्षा A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? देखिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब एकदम अचानक से कोई पूछ रहा है, इंटरव्यू की तरह हो गया हल। ठीक है, तो बस इसी वजह से ये हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, सीमा भावात्मक कारण अकस्मात संवेगात्मक आवेग तथा परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकी। इसके कारण परीक्षा प्रारंभ होते ही अत्यधिक नर्वस हो गई, उसके पाँव ठंडे बढ़ गए, उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। ठीक है, और वह ठीक उत्तर नहीं दे पाई। तो ये हमारे टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इससे पहले हमने आपको 2011 का पेपर कराया, 2012 का पेपर कराया CDP। ठीक है, तो वो दोनों क्लास आप जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।